Assalamu alaikum. In our last video, we discussed about the cash flow statement. What is cash flow statement? What are different activities in cash flow statement? How it is being prepared? What is format of cash flow statement? और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.12 सॉल्व की थी. आज हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.7. एक्सरसाइज 13.12 ये थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी सेग्रीगेशन थी. आज हमने प्रॉब्लम नंबर 13.7 सॉल्व करनी है. उसको सॉल्व करने से पहले भी सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी है. वन बाय वन डिस्कस करते चले जाते हैं. अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें गिवन है, सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट जनवरी 1 है. और उसके बाद देखें सेकंड, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दिसंबर 31 है. एक जो है जो सबसे पहले हमारे पास जनवरी 1 का है, इसका मतलब ये क्या मेरा ओपनिंग बैलेंस है. उसके बाद हमारे पास दिसंबर 31 है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा एंडिंग बैलेंस है. नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो मैं वो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एसेट्स. कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एसेट्स. अब ये यहाँ पे देखें अगर सिंपली, तो जब भी हम एसेट की सेल या परचेज करते हैं तो आपको बताया था एसेट की सेल और परचेज से जो चीज़ एक्टिविटी जनरेट होती है उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं और उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही लिखते हैं. उसके बाद लिखा प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. इसका मतलब क्या है कि मैंने उधार ले लिया. उधार ले लिया तो आपको पता है कि उधार जब हम लेते हैं या ऑनर इन्वेस्ट करता है या हम उधार वापस करते हैं, ये सारी चीज़ें किस कहाँ पे रिपोर्ट होती है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिपोर्ट होती हैं. तो हम लोग ये एक्टिविटी कौन सी बनती है कि हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है लोन्स मेड टू बारोअर्स. अब मैंने कर्जा दिया है. जब मैं किसी को कर्जा देता हूँ तो वो मेरा एसेट बन जाता है. इसका मतलब क्या है, ये मेरी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बेसिकली. और लोन्स क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट बन जाता है. जब मैं पैसे बैंक में भी डिपॉजिट कर रहा हूँ तो ये बेसिकली क्या होता है, मैं बैंक को लोन दे रहा होता हूँ. तो यहाँ पे ये मेरा क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा. तो जब परचेज ऑफ एसेट आपको पता है कि हम इन्वेस्टिंग में ही लेके जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शंस ऑन लोन्स. अब मैंने कोई उधार दिया हुआ था, वो पैसे मुझे वापस मिल गए. जब मैं उधार देता हूँ तो इन्वेस्टिंग में जाता है और जब उधार वापस आएगा तो इसका मतलब वो भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा. फर्क क्या होगा, सिर्फ जब मैं उधार देता हूँ तो वो आउटफ्लो है और जब मैं उधार लेता हूँ तो ये ओ सॉरी उधार वापस लेता हूँ तो ये क्या है, इनफ्लो है. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. अब क्या है, आपको बताया था जब मैं कोई रेवेन्यू अर्न करता हूँ या एक्सपेंस पे करता हूँ तो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी आइटम आएगा वो किस में जाएगा, वो हमारा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. तो सेम यहाँ पे इसी तरह ही है क्योंकि ये दोनों मेरे रेवेन्यूज है और रेवेन्यूज कहाँ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में. तो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चले जाती हैं. तो ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स. अब ये क्या है, मैंने कस्टमर से पैसे रिसीव कर लिए. अब यहाँ पे कस्टमर से हम पैसे क्यों रिसीव करते हैं, क्योंकि हमने सेल की है कोई चीज़, सेल के बदले वो मुझे पैसे पे कर रहा है. इसका मतलब क्या है, वो मेरा रेवेन्यू है. तो एक चीज़ अगर आप वैसे आसानी के लिए याद रखें, अगर करंट एसेट्स के जरिए भी या करंट लाइबिलिटी से कोई आपका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो यूजुअली वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही जा रहा होता है. ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल है. अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट्स. अब क्या है कि मैंने कोई एसेट बेचा था, उसके बदले मुझे पैसे मिल गए हैं. पैसे जब मैं एसेट खरीदता हूँ तो इन्वेस्टिंग में जाता है. अगर मैं बेच रहा हूँ तो वो भी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा. फर्क क्या होगा,
जब मैं एसेट खरीदता हूँ तो ये मेरा कैश आउटफ्लो है, जब मैं एसेट बेचता हूँ तो ये कैश मेरा इनफ्लो आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिविडेंड पेड। अब मैं क्या किया, मैंने डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड किस पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ऑनर ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, आपने उस पे प्रॉफिट दिया, और प्रॉफिट दिया इन शेप ऑफ डिविडेंड। तो जब प्रॉफिट ऑनर पैसे इन्वेस्ट करता है वो फाइनेंसिंग में रिपोर्ट किया जाता है। तो जब वो हम उसको पैसे दे रहे हैं तो ये वो भी कहाँ चला जाएगा, फाइनेंसिंग में चला जाएगा। तो डिविडेंड पेड भी कहाँ आ जाएगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज तो मतलब क्या है कि मैंने सैलरीज पे की होंगी, मैंने कोई वो चीज़ें खरीदी थी सप्लायर से वो पे की होंगी। तो आपको बताया था जो कैश पे टू सप्लायर्स हैं या एम्प्लॉयज़ है, बेसिकली ये कहाँ पे रिपोर्ट होगा, सीजीएस में होगा या एक्सपेंसेस में रिपोर्ट होगा। तो इन बोथ केसेस ये इनकम स्टेटमेंट की ही आइटम है, और इनकम स्टेटमेंट की आइटम को हम लोग ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेड। अब क्या किया मैंने, कर्ज जो लिया हुआ था उसके ऊपर मैंने सूद पे दे दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्सेस पेड। अब जब मैं टैक्स पे करता हूँ वो भी मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस हम लोग इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं, और मैं पहले बता चुका हूँ कि इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड आइटम्स आपके कहाँ रिपोर्ट होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अब जब भी आपने कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है डायरेक्ट मेथड से, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेक श्योर कर लें, ये आइडेंटिफाई कर लें इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं, इन्वेस्टिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है। अब हमने इस पूरे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अलग-अलग सेग्रीगेट कर लिया। और जब हम ये अलग-अलग सेग्रीगेट कर चुके हैं, इसका मतलब क्या है, नाउ वी व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज कि एक फॉर्मेट में इसको लिखते जाएं। वो हम किस तरह से लिखेंगे, ये मैंने एक इसी क्वेश्चन की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई हुई है। इसी को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले देख लें कंपनी का नाम, उसके बाद स्टेटमेंट का नाम, और उसके बाद डेट आ गई। कंपनी का नेम, स्टेटमेंट का नाम और डेट। अब अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहले हम लोग लिखते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद लिखते थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग के बाद लिखते थे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखनी है। अब अगर मैं जो पहली शीट थी मेरे पास उसको देख लूं, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब मेरे पास 5 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। एक उसमें से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किया, और एक है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स की। बाकी 3 जो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और हैं, कैश पेड टू सप्लायर्स है, इंटरेस्ट पेड है, और इनकम टैक्सेस पेड है। इसका मतलब क्या है, 2 जगह से पैसा मैंने रिसीव किया है और 3 जगह मैंने पेमेंट की है। जब मैं पैसा रिसीव करता हूँ तो इसका मतलब मेरा कैश इनफ्लो है, पैसे मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मेरा कैश आउटफ्लो है, पैसे मेरे से जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह करेंगे, इनफ्लो इकट्ठा कर देंगे, आउटफ्लो इकट्ठा कर देंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आपके पास गिवन है, वो गिवन है आपके पास जी 7,95,000। ये आपके पास ऑलरेडी गिवन था, तो हमने एज इट इज वहां पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, वो भी 27,000 गिवन था, हम लोगों ने वो भी एज इट इज लिख दिया। अब ये दोनों मेरे कैश इनफ्लोज थे, मतलब क्या, इससे पैसे मैं रिसीव कर रहा हूँ, मेरे पास इनफ्लो हो रहा है। इन अब इसके अलावा मेरा इस क्वेश्चन में कोई इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करके मैंने इसको आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दिया। तो मैंने इसको नाम क्या दिया, कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी कि जो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो आया वो मैंने दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में जाके इसको शिफ्ट कर दिया। अब मैंने देखना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेरा आउटफ्लो कौन कौन सा था। वहां पे देखे तो मेरे पास था कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्सेस पेड। अब ये इन दोनों की अमाउंट, तीनों की अमाउंट्स भी मेरे पास गिवन है। एक की कैश पेड टू सप्लायर्स की अमाउंट थी 6,35,000,
इंटरेस्ट पेड था 19,000 और इनकम टैक्सेस पेड थे 71,000। अब यहाँ पे देखें तो मैंने ब्रैकेट का साइन लगा दिया इसके साथ। ब्रैकेट का साइन लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको लोगों को ये आइडिया हो जाए कि ये चीज हमारी जो है ये माइनस हो रही है। माइनस क्यों हो रही है? क्योंकि ये आउटफ्लो है, ये मेरे से पैसे जा रहे हैं, कैश कम हो रहा है। पहले हमने जो हिसाब किया था वो किया था कि जो पैसे मैं रिसीव कर रहा था यानी कि इनफ्लो था। अब मैं हिसाब कर रहा हूँ जो पैसे मेरे से जा रहे हैं, आउटफ्लो है। तो ये तीनों एक्टिविटीज को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इसका नाम मैंने दे दिया कैश डिस्पर्स्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि कैश जो मैंने तकसीम किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो कितना है। तीनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 7,25,000 का कैश मैंने तकसीम कर दिया था। अब जो मेरे पास कैश रिसीव हुआ था वो हुआ था 8,22,000, जो मैंने तकसीम कर दिया वो हुआ 7,25,000। तो मैं क्या करूंगा, दोनों जो मेरे पास इनफ्लो था उसमें से मैं आउटफ्लो माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसे जनरेट हुए हैं वो 97,000 पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने इनफ्लो जनरेट किया है, मेरे पास इनफ्लो आया है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 4 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। वहाँ बेसिकली यहीं से लेके आए हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ से गिन ली अगर तो 1, 2, 3 और ये 4 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारे पास लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने 4 एज इट इज लिख दी। अब यहाँ पे देखें लोन्स मेड टू बारोवर्स, यानी कि जिन्होंने उधार लेना था मैंने उनको उधार दे दिया। उसके बाद था कलेक्शन ऑन लोन्स, मैंने जो उधार दिया हुआ था वो पैसे वापस आ गए। उसके बाद था कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एसेट्स, मैंने कोई प्लांट एसेट खरीद लिया। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट्स, अब मैंने कोई प्लांट एसेट बेच दिया। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लोन्स मेड टू बोरोवर्स, इसका मतलब क्या है? मैंने कर्जा दिया है, जब मैं कर्जा दूंगा तो ये मेरा कैश आउटफ्लो है। और अगर कैश आउटफ्लो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। लोन्स मेड टू बोरोवर्स मैंने 5,000 से माइनस लिख दिया। उसके बाद है कलेक्शंस ऑन लोन्स, इसका मतलब मैंने जो उधार दिया हुआ था वो पैसे मैंने रिसीव कर लिए। जब मैं पैसे रिसीव कर लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा इनफ्लो है। और इनफ्लो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके साथ मैंने कोई माइनस का साइन, ब्रैकेट का साइन मेंशन नहीं किया। उसके बाद है कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एसेट्स, अब क्या किया, मैंने पेमेंट की है प्लांट एसेट, जो मैंने पैसे प्लांट खरीदा था। जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ तो इसका मतलब मैं कैश पे करता हूँ, तो ये मेरा आउटफ्लो बन जाएगा। और आउटफ्लो को हम लोग क्या करते हैं, माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसको माइनस के साइन के साथ लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट्स। अब ये क्या है, मैंने क्या किया, जो एसेट्स मैंने खरीदे हुए थे उनमें से कोई एसेट मैंने बेच दिया। जब मैं एसेट बेच दूंगा तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास पैसे रिसीव होंगे, मेरा इनफ्लो है। तो इसका मतलब एज इट इज इनफ्लो आ जाएगा। इसको मुझे ब्रैकेट का साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव कैश फ्लो है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। कुछ चीजें प्लस की हैं, कुछ माइनस की हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9,000 और 4,000 ये पॉजिटिव थे, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 13,000 ऐड प्लस का साइन आ जाएगा। और 26,000 हमारा नेगेटिव साइन है। तो 26,000 नेगेटिव में से पॉजिटिव 13,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो 13,000 माइनस की आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारे पास जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो माइनस में है। मतलब क्या, कैश आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। ये हमारे पास आ गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मैंने क्या किया, इसका जो टोटल है आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक डिविडेंड पेड की है और एक देखें प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ये मेरे पास दो हैं। अब इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसका मतलब क्या है, मैंने पैसे उधार ले लिए। जब मैं पैसे उधार ले लूंगा इसका मतलब पैसे रिसीव कर रहा हूँ,
पैसे रिसीव करूंगा तो इसका मतलब इनफ्लो है। अगर मेरे पास इनफ्लो है तो ये अमाउंट पॉजिटिव में आएगी। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड, पेमेंट की है, आउटफ्लो जनरेट हो गया, तो आउटफ्लो है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के साइन के साथ माइनस कर देंगे। तो मैंने इसको माइनस कर दिया। अब मेरे पास ये दो ही एक्टिविटीज थी, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे हम देखेंगे मेरे पास आउटफ्लो ज्यादा है या इनफ्लो। तो यहाँ पे देखिए 55,000 का आउटफ्लो था, 10,000 का इनफ्लो था। तो 55,000 और एक अमाउंट माइनस की है, एक प्लस की है। तो प्लस माइनस जब भी आएगा तो आपको पता है क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। प्लस, अगर दोनों अमाउंट्स प्लस की है तो ऐड हो जाएंगी, दोनों अमाउंट्स माइनस की है तो ऐड हो जाएंगी। एक प्लस की है दूसरी माइनस की है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका एडिशन किया तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई, 45,000। क्यों, एक माइनस की अमाउंट थी और एक प्लस की अमाउंट थी। 55,000 में से 10,000 माइनस किया तो 45,000 आ गया। कौन सा, ये वो 45,000 आया जो आउटफ्लो है, तो इस वजह से उसके साथ ब्रैकेट का साइन आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है अभी तक पूरे ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी से ये देखना है मेरे पास कैश इनफ्लो जनरेट हुआ या आउटफ्लो जनरेट हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग तीनों को ऐड कर दूंगा। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, 97,000 मेरा पॉजिटिव का था, 13,000 माइनस का था, 45,000 भी माइनस का था। तो क्या हो जाएगा, 97,000 माइनस 13,000 माइनस 45,000। क्यों कर रहे हैं हम लोग इस तरह, क्योंकि ये हमारा एक अमाउंट पॉजिटिव थी, दो नेगेटिव थी, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव अमाउंट में से नेगेटिव अमाउंट माइनस कर देंगे। एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तीनों एक्टिविटीज को ऐड कर दें तो दो जो माइनस की वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगी। तो ये अमाउंट मेरे पास आ जाएगी 39,000। इसका मतलब कि इस साल मेरे पास जो पॉजिटिव कैश जनरेट हुआ है वो कितना है, 39,000 है। अब हमने देखना है इस साल का तो मेरे पास कितना आया है, 39,000। अब स्टार्ट में यहाँ पे देखिए मेरे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन जनवरी 1 2011। तो मैं क्या करूंगा, इस साल का जो मेरा क्लोज बैलेंस आया है उसमें जो मेरा साल के शुरू में ओपनिंग था वो ऐड कर दूंगा। तो साल के शुरू में मेरे पास कितने पैसे थे, 35,800। इस साल मैंने जो कैश जनरेट किया वो कितना था, 39,000। तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बैलेंस किस चीज का आ जाएगा, कि मेरे पास साल के एंड पे कितने पैसे बचते हैं, वो कितने हैं, 74,800। मैंने क्या किया, मेरा जो इस साल का कैश फ्लो था उसमें जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था दोनों ऐड कर दिए तो मेरे पास क्या आ गया, एंडिंग बैलेंस 74,800। अब अगर आप क्वेश्चन की वो देख लें तो क्वेश्चन में आपके पास एंडिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन था, वो अगर देख लें तो वो 74,800 ही था। इसका मतलब है कि ये आपका क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो चुका। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सिंपली आप लोगों ने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अलग-अलग कर दी। अगले स्टेप पे क्या किया, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अलग-अलग सेग्रीगेट कर दिया। उसके बाद ऑपरेटिंग का बैलेंस कैलकुलेट किया, देन इन्वेस्टिंग का बैलेंस कैलकुलेट किया और उसके बाद फाइनेंसिंग का कैलकुलेट किया। एट द एंड जाके तीनों बैलेंसेस को, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड कर लिया। जब आपके पास साल का बैलेंस आ गया, वो आया नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर जो आ गया आपके पास, इसमें आप लोग ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे। जैसे ही ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ गई एंड ऑफ ईयर की, वो थी 74,800। और आपके क्वेश्चन में ये अमाउंट ऑलरेडी गिवन थी। इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर लिया। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई मसला हो तो हम ड्यूरिंग लेक्चर इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।